तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिज़िक्स और फिज़िक्स का पहला चैप्टर, जो कि ना फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में है। पहला चैप्टर है कि फिज़िक्स फिज़िकल वर्ल्ड। तो यहाँ पर फिज़िकल वर्ल्ड में हम लोग ये देखेंगे कि फिज़िकल वर्ल्ड में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, किस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर हम लोग ये ट्राई आउट करेंगे कि फिज़िक्स जो है, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है ना कि फ़िज़िक्स है क्या, फ़िज़िक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है कि फ़िज़िक्स क्या है। और दूसरा टॉपिक ये है कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। तो दूसरी टॉपिक में ये कहता है कि स्कोप क्या है फिज़िक्स का, मतलब जब हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्कोप क्या है फिज़िक्स का। और दूसरा ये है कि एक्साइटमेंट क्या है, मतलब ना फिज़िक्स में कौन कौन सी चीज़ें, कितनी मतलब ना मज़े वाली चीज़ें पढ़नी है, कितनी मज़ेदार चीज़ें पढ़नी है। तो ये एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स हुआ। उसके बाद से फिज़िक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, की फ़िज़िक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। और उसके बाद से हम लोग ये पढ़ेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर क्या क्या हैं। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, क्योंकि कुछ ही फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर में। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी एक्टिविटी दुनिया में होती हैं वो सारी वो सारी उन सारे फोर्सेस की इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद से नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, कि फिजिकल लॉज का नेचर कैसा होता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद से एक बार ये हमें अगर पता चल जाता है तो उसके बाद से हम लोग अब ये चलते हैं कि नेक्स्ट व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो जब व्हाट इज़ फिज़िक्स की बात आती है तो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस। तो अब कैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूँगा और उसके बाद से आपको हिंदी में उसको थोड़ा सा समझाऊँगा, हर पैराग्राफ का मतलब। और अगर इसमें अगर कोई मुझे लगेगा कि ये टफ वर्ड है तो मैं ना उसको अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, कलर से, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से अंडरलाइन कर दूंगा। और जब आप पढ़ते होइएगा तो आप क्या कीजिएगा कि उसको नोट करके और उसका मीनिंग फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, मीनिंग फाइंड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप तो आपको कोई परेशानी नहीं हो इसको पढ़ने में। तो ये हमारा मोड ऑफ लर्निंग होगा। तो यहाँ पर कहता है कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। द नाइट स्काई विथ ब्राइट celestial objects has fascinated humans since time immemorial. The regular repetition of the day and night and annual cycle of seasons, the ellipses, the tides, the volcanoes, the rainbow, have always been a source of wonder. The world has an astonishing variety of materials and a bewildering diversity of life and behavior. The inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder and awe of nature in different ways. One kind of response from the earliest times has been to observe the physical environment carefully, look for any meaningful pattern and relations in natural phenomena, and build and use new tools to interact with nature. This human endeavor led in course of time to modern science and technology. तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो शुरुआत से ही लोगों को, अब आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग्स हैं, आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, तो इन सारी इन्वायरमेंट को जानने की लोगों के अंदर उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि लोगों के अंदर अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को जानने की उत्सुकता होती है। और इसी उत्सुकता में लोगों ने मतलब ना अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप किए। ठीक है, जैसे अब ये हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट क्या क्या है, तो चारों तरफ इन्वायरमेंट है कि ना रात में आसमान जो है वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है। और आसमान में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो कि इंसान को बच्चे जब छोटे होते हैं तो आप देखते होंगे कि रात में जब तारों को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, उनको बहुत खुशी होती है। तो मतलब ना ये नेचुरल है कि जो भी इंसान अपने सराउंडिंग में देखता है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, फैसिनेटेड रहता है। ठीक है, फैसिनेशन का मतलब होता है कि उसको देख के उत्सुकता बढ़ना किसी चीज़ में। ठीक है, उसको फैसिनेटेड रहता है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि
अब और भी चीज़ें घटनाएं घटती हैं कि ना, जैसे दिन रात बदलते रहते हैं, ठीक है, रोजाना दिन होता है, रात होती है। तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ये दिन रात कैसे होते हैं, फिर ये ऋतुएं कैसे बदलती हैं, कि कभी गर्मी का मौसम आ जाता है, कभी सर्दी का मौसम आता है, ठीक है, फिर से कभी मतलब ना चंद्र ग्रहण लगता है, कभी सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, फिर से समुद्र में ज्वार भाटा कैसे आती है। टाइड्स का मतलब होता है ज्वार भाटा, कि समुद्र में ज्वार भाटाएं कैसी आती हैं, और फिर से ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, ठीक है, फिर से इंद्रधनुष, आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है। और ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ही उत्साहित करती थी, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत उत्साहित करती थी। तो उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब ना, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं और उनकी बिहेवियर ऐसे ऐसे हैं कि लोग देख के क्या होते थे कि मतलब ना सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि आखिर ये कैसे होता है। तो ये इंसान जो है इन चीज़ों को देखता है और सोचता है, ठीक है, और सोच के और अपनी चारों तरफ की चीज़ों को देखता है और उनमें एक पैटर्न ढूंढता है और उनमें एक रिलेशन ढूंढता है कि ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे पर मतलब ना कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे ना दिन होता है, दिन में सूरज चमकता है, सूरज चमकने की वजह से क्या होता है कि दिन में गर्मी हो जाती है, गर्मी फैल जाती है, तो आदमी जो है वो मतलब ना दिन में काम करता है। फिर रात होती है, रात में क्या होता है, सूरज नहीं चमकता होता है, तो इस वजह से क्या होता है, ठंडक हो जाती है, इसलिए आदमी अच्छे से सो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन में सूरज का उगना और गर्मी का होना, रात में सूरज का ना होना और सर्दी का होना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और इसी नेचुरल फेनोमेना और इसी मतलब ना नेचुरल फेनोमेना को अलग अलग तरीके से क्या किया गया, लोगों ने सीखना सोचना शुरू किया, ठीक है। और इस वजह से जो मतलब ना मानव जाति है वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जो जिसने आधुनिक मतलब जो आजकल का साइंस है और जो आजकल का टेक्नोलॉजी है, उस आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी को मतलब का जन्म हुआ, ठीक है। पहले के लोगों के पास तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत वहीं से हुई कि ना लोगों ने अपने आसपास की चारों तरफ की चीज़ों को देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये कैसे होती हैं, इनके होने का कारण क्या है, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे ये होती हैं। तो ये बेसिकली बात है फिज़िक्स में। तो हम लोग तो अभी तक आपको क्या समझ में आता है कि फिज़िक्स में हम लोग अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और वो चीज़ें कैसे घटनाएं घट रही हैं और ये कैसे हो रही हैं, ये चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यही हमारा बेसिक एम होता है। उसके बाद कहता है कि द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो वर्ड साइंस है इसका ओरिजिन वर्ड जो है वो साइंटिया है। साइंटिया कि जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब ना जानना, टू नो, साइंटिया का मतलब होता है जानना। तो कब साइंस जो है वो एक तरह से जानकारी रखने को साइंस कहते हैं, मतलब ना लैटिन में साइंटिया से लिया गया है इसको। जैसे कि संस्कृत वर्ड है विज्ञान, संस्कृत है विज्ञान, और अरबिक में साइंस को क्या कहते हैं, इल्म कहते हैं। अरबिक में साइंस को इल्म कहते हैं, जो कि और ये तीनों चीज़ें इन तीनों चीज़ों का एक ही मतलब होता है, और वो मतलब क्या है, नॉलेज। मतलब ना जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनके बारे में जो नॉलेज है आपको, उसी को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। उसके बाद कहता है कि साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज। कहता है कि साइंस जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है। साइंस क्या है, नई चीज़ नहीं है। साइंस इन ए ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज। साइंस जो है उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मानव जाति है, क्योंकि मतलब ना जैसे ही लोग हुए होंगे तो उनकी चेतना जगी होगी और उन लोगों ने सोचना शुरू किया होगा, और उनके आसपास की चीज़ों ने उन्हें आश्चर्यचकित किया होगा, और उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा कि ये आखिर ये चीज़ें कैसी हैं। जैसे the early civilizations of Egypt, India, China, Greece, Mesopotamia and many others made vital contribution to its progress। ठीक है, जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी, माने प्राचीन जो सभ्यता थी, जैसे इजिप्ट की सभ्यता, इंडिया की सभ्यता में जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, चाइना में जैसे चाइना की जो पुरानी सभ्यता है, चाहे ग्रीस
ग्रीस की जो सभ्यता थी, या मेसोपोटामिया जो दाजला फुरात नदी के बगल में बसा है, मेसोपोटामिया, तो वहाँ की सभ्यता थी। और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी, तो वहाँ की सभ्यता थी। एंड मेनी अदर्स मेड वाइटल कंट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। तो साइंस का प्रोग्रेस इन सारे सिविलाइजेशन ने मिल के किया, और बहुत सारे लोगों ने मिल के किया। फिर कहता है कि फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मतलब 1600 ईस्वी के बाद ग्रेट स्ट्राइड्स वर मेड इन साइंस इन यूरोप। अब क्या हुआ कि उसके पहले तो दुनिया के मतलब ना चारों तरफ साइंस में मतलब ना लोग थोड़ा थोड़ा खोज करते थे, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद सबसे ज़्यादा जो साइंस पर काम हुआ उसमें किसने किया, उसको सबसे ज़्यादा यूरोप में साइंस पर काम हुआ। ठीक है, इन यूरोप बाय द मिडिल ऑफ बाय द इन यूरोप। उसके बाद से बाय द मिडिल ऑफ 20th बाय द मिडिल ऑफ 20th century, by the middle of 20th century, science had become a truly international enterprise. अब क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया में साइंस का बोलबाला फैल गया, विथ मेनी कल्चर्स एंड कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स रैपिड ग्रोथ। और सारी दुनिया के लोगों ने साइंस के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और ये साइंस कितनी पुरानी है। साइंस बहुत पुरानी है, मतलब ना शुरू से ही लोग साइंस पढ़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसी भी बात नहीं है कि जो किताब में लिखा हुआ है वही साइंस है। साइंस क्या है, जो आपकी चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं को आप समझते हैं, यही तो साइंस है, और कोई खास बात नहीं है। और उसमें जो फिजिकल घटनाएं घट रही हैं, जो आपके आंखों के सामने चारों तरफ हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। अब एक क्वेश्चन है कि साइंस और साइंटिफिक मेथड में क्या फ़र्क है। ठीक है, कि साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है। तो कहता है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गेन्ड टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फेनोमेना। कहता है कि साइंस एक मतलब ना सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, एक ना सिस्टमेटिकली अटेम्प्ट करते हैं किसी नेचुरल फेनोमेना को एकदम डिटेल से और इन डेप्थ समझने के लिए। ठीक है, ताकि उससे जो नॉलेज हमको मिले, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकें, उस नेचुरल फेनोमेना को कंट्रोल कर सकें या मॉडिफाई कर सकें। तो साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। साइंस इज व्हाट, साइंस क्या है कि साइंस जो है वो हम लोग अपने चारों तरफ जो देखते हैं उसको हम लोग और अच्छे से जान सकें, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें, और या हम लोग आगे की घटना को बता सकें। तो यही बेसिकली क्या है, साइंस है। जैसे अभी क्या होता है, अभी उस साइंस का एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि ना, अगर आपको पता हो कि आज गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का साइंस है जो कि ना वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो साइंस का बेसिकली यही काम है कि एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों के बारे में पता लगाना, एक्सपेरिमेंट करना और आगे की चीज़ों को प्रिडिक्ट करना या फोरकास्ट करना। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, अनराइवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। तो ये जो हमारी जो लोगों की जो चेतना थी और ये जानने की जो इच्छा थी कि दुनिया के बारे में जानना और जो उसकी मतलब छुपी हुई चीज़ें हैं उनको बाहर लेके आना, इसी वजह से साइंस जो है वो बहुत आगे बढ़ा। उसके बाद कहता है कि द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल के उसको साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। जैसे पहली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, पहली चीज़ होती है आपकी सिस्टेमिक ऑब्जर्वेशन। पहली चीज़ होती है आपकी सिस्टेमिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टेमिक ऑब्जर्वेशन। और दूसरी चीज़ होती है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। और तीसरी चीज़ होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसके बाद से प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज। अब यहाँ पर ये देखना है कि साइंटिफिक मेथड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो ना एकदम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ कि
एकदम ना एक सिस्टम बनाते हैं हम लोग कि पहले ये ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ये ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ये ऑब्जर्व करेंगे, ताकि कुछ भी छूटे ना। जो हम लोग जिस नेचुरल फेनोमेना को, मतलब जिस नेचुरल फेनोमेना पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं, उसके बारे में कुछ भी छूटे ना। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि लैब में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें ताकि हमको अच्छे से पता चल जाए। तीसरी चीज़ क्या होती है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, कि ना हम लोग रीजन आउट करते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है कि ये ऐसा होता है तो कैसा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा। तो इसको क्वालिटेटिवली भी करते हैं और क्वांटिटेटिवली भी करते हैं। तीसरी चीज़ होती है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई, मतलब ना जैसे कोई नेचुरल फेनोमेना है, तो उस नेचुरल फेनोमेना को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, एस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक इक्वेशन है जो कि किस तरह का इक्वेशन है, जो कि बताता है कि किसी पॉइंट पर किसी टाइम में अगर एक्सेलरेशन मालूम हो और इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो तो हम लोग एक ये बता सकते हैं कि उसका मतलब वो कितना डिस्टेंस चला हुआ है किसी टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है वो एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है। क्या बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए। अगर हमें क्या पता हो, अगर हमें ये पता हो कि उस वक्त एक्सेलरेशन कितना है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है उसका, उस ऑब्जेक्ट का, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और टाइम इंटरवल कितना है, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि वो इतने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर की होगी। दूसरा चीज़ ना कि प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज। और ये एंड में एक साइंटिफिक मेथड में एक और चीज़ आती है कि प्रिडिक्ट करना किसी चीज़ को, कि मतलब ना जैसे अगर पुली में से कोई चीज़ लटकाई जाएगी तो वो क्या होगा, वो नीचे जाएगी, तो ये एक तरह का प्रिडिक्शन हुआ। और उसके बाद फिर उसको वेरीफाई करना, और वेरीफाई करके ये देखना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब उसको फॉल्सिफाई करना। मतलब अगर कोई थ्योरी जो है क्या करते हैं कि 100 बार वो सही रहती है लेकिन एक बार गलत हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी जो है वो सही नहीं है, फॉल्स हो गई वो थ्योरी, अब नई थ्योरी की ज़रूरत है। और सारी थ्योरीज का डेवलपमेंट उसी तरह से हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ तक ना आपको साइंस के बारे में पता चल गया, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं उसके बारे में पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर ऑल्सो हैव ए प्लेस इन साइंस। मतलब ये हुआ कि अब आप ना साइंस में इसका भी जगह होता है कि आप स्पेकुलेट कर सकते हैं। स्पेकुलेट का मतलब ये होता है ना कि आप जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, मतलब जो आपने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप ना फोरकास्ट कर सकते हैं। साइंस में इसकी भी जगह होती है। लेकिन बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थियरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड बाई रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। There is much philosophical debate about the nature and method of science that we need not discuss here। तो हम लोग ये कहते हैं कि साइंस में स्पेकुलेशन की जगह होती है, लेकिन आखिर में उसको ना सब्सटेंशिएट करने के लिए, आखिर में उसको ना लोगों को मनवाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट से उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट से उसको प्रूव करना पड़ेगा या वेरीफाई करना जरूरी है। उसके बाद कहता है कि द इंटरप्ले ऑफ थियरी एंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। इंटरप्ले का मतलब होता है कि थ्योरी और ऑब्जर्वेशन के बीच में जो मतलब ना आप एक बार थ्योरी दे देते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और दोनों को मिलाते हैं। तो कहता है कि द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। तो इसी तरह से साइंस का प्रोग्रेस होता है। साइंस जो है वो बहुत ही डायनेमिक चीज़ है, मतलब वो हमेशा चेंज होते रहती है, बदलते रहती है। क्यों? क्योंकि ये उसी तरह है कि आप उसी तरह से है कि जैसे ना चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं और आप उसको देख रहे हैं और आपको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर कहता है कि देयर इज़ नो फाइनल थियरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी। तो साइंस में क्या है, साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है ना कि इसको मानना है तो मानना ही है। आपको क्या करना रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। अगर सही है तो मानेंगे, गलत है तो नहीं मानेंगे। चाहे उसको आइंस्टाइन ने कहा था, चाहे उसको न्यूटन ने कहा था। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आप देखते हैं उसको आप अपने से रीजन कीजिए, आप ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने की कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अगर
अगर नहीं जानते हैं तो हम जानने की कोशिश करेंगे या फिर देखेंगे कि ये थियरी सही है या नहीं है, और आगे हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये घटनाएं कैसे घट रही हैं। तो एज ऑब्जर्वेशंस इम्प्रूव इन डिटेल इन प्रिसीजन और एक्सपेरिमेंट, और प्रिसीजन का मतलब होता है कि कितना प्रिसाइज है आपका, कितना प्रिसाइज है मतलब ना कितना सही आप मतलब कितना आप सही ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट यील्ड्स न्यू रिजल्ट्स, तो क्या होता है कि कभी कभी ना आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो उसमें जैसे जैसे आपका प्रिसीजन बढ़ेगा वैसे वैसे थियरी भी चेंज होने लगेगी, नई नई बातें आपको पता चलेंगी। तो इसीलिए मतलब ना ये एडवाइजेबल होता है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो एकदम हाईएस्ट प्रिसीजन से एक्सपेरिमेंट कीजिए, ताकि थियरी जो आप थियरी डेवलप करें उस थियरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थियरी मस्ट अकाउंट फॉर देम इफ नेसेसरी बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडिफिकेशंस, समटाइम्स द modification may not be drastic and may lie within the framework of existing theory. For example, तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप ना अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन इस वजह से जो बेसिक थियरी होती है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एक एग्जांपल है कि वेन जोहानस केपलर, अब इसने जोहानस केपलर के बारे में, जोहानस केपलर एक ना साइंटिस्ट थे जो न्यूटन से पहले के साइंटिस्ट हैं जोहानस केपलर। तो उन्होंने मतलब ना ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब ना जो आकाश में आपको आकाश गंगा जो आपको दिखाई दे रही है उसमें जितने भी तारे सितारे मतलब ना जितनी भी चीज़ें हैं जो आसमान में दिखाई दे रही हैं, तो उनके मोशन के बारे में उसने स्टडी किया था, और उसके मोशन के बारे में स्टडी करके उसने ये चेक किया था मतलब ना उसके मोशन के बारे में स्टडी करके उसने चेक किया था कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो मतलब ना कैसे कैसे उसका मोशन है। तो ये कहता है कि व्हेन जोहानस केपलर एग्जामिन द एक्सटेंसिव डेटा ऑन प्लेनेटरी मोशन मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जो प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी है, वेनस है, ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो इनका मोशन उसका मतलब इनके मोशन का जो डेटा था, और वो डेटा किसने कलेक्ट किया था? टाइको ब्राहे मतलब जोहानस केपलर से पहले के एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे, उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया था। मतलब डेटा को कलेक्ट इन द सेंस कि मतलब ना ये जो आपका मार्स है वो कैसे चलता है, नेपच्यून कैसे चलता है, ये सारी चीज़ों का डेटा पहले से था। उसको जोहानस केपलर ने क्या किया? एग्जामिन किया, और तब क्या किया? कहा कि द प्लेनेटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हेलियोसेंट्रिक थियरी इमेजिन्ड बाय निकोलस कोपरनिकस had to be replaced by elliptical orbit to fit the data better। तो अब देखो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें मतलब ना ये हैं। तो एक तो बात है ना कि हेलियोसेंट्रिक थियरी क्या है। हेलियोसेंट्रिक थियरी का मतलब होता है हेलियो का मतलब होता है सन, ठीक है। तो सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हेलियोसेंट्रिक थियरी में ये बात थी कि सन जो है वो सोलर सिस्टम के मतलब क्या है, सेंटर में है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है। मतलब ये एक सर्किल है, इस सर्किल में सारे और प्लैनेट जो हैं वो घूमते हैं और सन उसके सेंटर में है। तो हुआ क्या कि जोहानस केपलर ने जो टाइको ब्राहे ने जो डाटा मतलब कलेक्ट किया था उसको जोहानस केपलर ने क्या किया? एग्जामिन किया और देखा और कहा कि निकोलस कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी है कि सन जो है वो सेंटर में है और बाकी सारी चीज़ें उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। अगर जो टाइको ब्राहे ने जो डाटा दिया है उस डेटा को वो डेटा तभी सही माना जाएगा, वो डेटा सही है, और वो डेटा अगर सही है तो इसका मतलब है कि ये सारी जो मतलब ना जो सारी प्लैनेट्स हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन नहीं कर रही हैं। ये किस तरह की ऑर्बिट में मोशन कर रही हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। तो क्या फ़र्क होता है मतलब ना एलिप्टिकल ऑर्बिट में और क्या फ़र्क होता है सर्कुलर ऑर्बिट में? तो देखो सर्किल क्या है? तो सर्किल तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए 1 रुपये का जो सिक्का है वो सर्कुलर है, 1 रुपये का सिक्का जो है वो सर्कुलर है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? तो जैसे जो अंडा आप देखते हैं, अंडा, तो अंडा सर्कुलर नहीं है चाहे स्फेरिकल नहीं है, अंडा क्या है? एलिप्टिकल है। मतलब एलिप्टिकल में क्या होता है कि अगर ना सर्किल को
दो जगह से खींच दिया जाए, सर्किल को खींच दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आपको मैं बताऊंगा कि एलिप्स क्या होता है। तो मतलब ना ये जोहानस केपलर ने कहा कि जो ऑर्बिट होगी वो क्या होगी, एलिप्टिकल होगी। और वो क्यों कहा, क्योंकि टाइको ब्राहे ने जो डाटा कलेक्ट किया था, तो उस डाटा के हिसाब से जो निकोलस कोपरनिकस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका जो निकोलस कोपरनिकस का जो थियरी था कि सन जो है वो क्या है, बीच में है और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो इसको जोहानस केपलर ने कहा कि नहीं, टाइको ब्राहे के डेटा के मुताबिक, ठीक है, डेटा के मुताबिक जो ऑर्बिट होनी चाहिए वो इलिप्टिकल होनी चाहिए। तो ये सारी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आगे रिसर्च होता है, जैसे जैसे चीज़ों को ज़्यादा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और प्रिसीजन को बढ़ाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, तो क्या होता है, थियरी में इम्प्रूवमेंट आती है। जो हमारी थियरी है उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई कि पहले लोगों को लगता था कि प्लेनेटरी ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये हेलियोसेंट्रिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। ओकेजनली, अब उसके बाद से आगे चलते हैं। ओकेजनली हाउएवर द एग्जिस्टिंग थियरी इज सिंपली अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशंस। कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो नया ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो उसको जो पुरानी थियरीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो ना अच्छे से बता नहीं पाती हैं। ठीक है, अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं कि मतलब ना ये कैसे हो रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि दिस कॉजेज अ मेजर अपहीवल इन साइंस। इस वजह से साइंस में बहुत बड़ा चेंज आता है। अपहीवल का मतलब होता है ना कि तूफान, कि मतलब ना एक तरह का चेंज आता है, साइंस में एक तरह का चेंज आता है और चेंज से फिर नई थ्योरी आती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, इट वॉज रियलाइज्ड दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स till then a very successful theory could not explain some of the most basic features of atomic phenomena। तो क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अब न्यूटन का जो मैकेनिक्स है, जैसे ग्रेविटेशन है या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तो ये सारी चीज़ें पहले ना बहुत सक्सेसफुल थी। लोग समझते थे कि इतनी ही साइंस है, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि जो एटॉमिक लेवल पर जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो देखा गया कि एटॉमिक लेवल पर जो मोशन है उसको ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो क्या करता है, वो नहीं बता पाता है कि ये मोशन कैसे हो रहा है, मतलब उसको वो डिफाई कर रहा था। तो अब इस वजह से अब जो एटॉमिक लेवल पर जो मोशन होता है उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे ना आप न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से मोशन के बारे में बताते हैं, तो उसी तरह से आपको ये बताना पड़ेगा कि लोअर लेवल पर जो मोशंस हो रहे हैं, मतलब एटॉमिक लेवल पर जो मोशंस हो रहे हैं, वो मोशन कैसे हो रहे हैं। तो उन मोशन को बताने के लिए आपको फिर नए थ्योरी की जरूरत पड़ी। उसी तरह से फिर कहता है कि सिमिलरली द देन एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोपरली। उसके बाद से कहता है कि न्यूटन ने ही लाइट के बारे में भी बताया था कि लाइट जो है, मतलब ना न्यूटन ने लाइट के बारे में बताया था। फिर नए साइंटिस्ट लोग आए तो उन लोगों ने कहा कि डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया कि लाइट जो है वो एक तरह का वेव है। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने कहा कि ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब दिखाया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने की वजह से फिर ये वेव थियरी जो है वो लाइट को ये नहीं कह पाती थी कि ये मतलब ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। अगर लाइट वेव है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकली न्यू थ्योरी दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स टू डील विथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फेनोमेना। तो इस वजह से क्या हुआ कि नया एक ना डिपार्टमेंट, मतलब फिजिक्स का एक नया डिपार्टमेंट बना, जिस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो वो क्या है, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं है, वो क्वांटम मैकेनिक्स है। और क्वांटम मैकेनिक्स किस लेवल पर काम करता है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो सब एटॉमिक लेवल पर, मतलब ना एटॉमिक लेवल पर और सब एटॉमिक लेवल पर काम करता है। मतलब ना बहुत छोटे रेंज में क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है,
तो पहले क्या था कि लोगों को केवल न्यूटोनियन मैकेनिक्स पता था, लेकिन उसके बाद जो मतलब ना जब ना एटॉमिक लेवल पर फिनोमेना, एटॉमिक लेवल पर फिनोमेना का मतलब होता है घटना, तो एटॉमिक लेवल पर जब घटनाओं को मतलब ऑब्जर्वेशन किया, जब फिनोमेनन का ऑब्जर्वेशन किया गया, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए नए तरह की मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, और उस मैकेनिक्स को क्या कहा गया? उस मैकेनिक्स को कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। उस मैकेनिक्स को क्या कहा गया? क्वांटम मैकेनिक्स। तो टू डील विद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फेनोमेना, तो मतलब मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फेनोमेना को डील करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी? एटॉमिक क्वांटम मैकेनिक्स की। उसके बाद कहता है कि जस्ट अ न्यू एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट एन अल्टरनेटिव थियोरेटिकल मॉडल। Just a new experiment may suggest an alternative theoretical model. A theoretical advance may suggest what to look for in some experiments. The result of experiment तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो मतलब ना वो आपको थियरी में सुधार की जगह देता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के मतलब ना इन दोनों में एक दूसरे का के बीच में इस तरह का संबंध है कि जैसे अगर थियरी में डेवलपमेंट हुआ तो उससे नए नए एक्सपेरिमेंट करने की जगह मिलेगी, और अगर एक्सपेरिमेंट में डेवलपमेंट हुआ तो थियरी में सुधार आएगा। तो मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हैं? ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसके बाद से ये है कि द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉयल, मतलब ना जो अर्नेस्ट in 1911 by Ernest Rutherford established the nuclear model of atom, so and which then become the basis of quantum theory of hydrogen atom given in quantum theory of hydrogen atom given in 1913 by Niels Bohr. On the other hand, the concept of antiparticle particle and antiparticle was first introduced theoretically by Paul Dirac in 1930s and confirmed 2 years later by the experimental discovery of positron by Carl Anderson। तो ये कहता है कि शुरू में लोगों को ये पता नहीं था कि मतलब ना एटॉमिक थ्योरी जो थी उसका भी डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स का जब क्या किया गया, बॉम्बार्डमेंट किया गया गोल्ड फॉयल पे, किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया। तो उसने बताया कि न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम उसने सबसे पहले दिया कि ना न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है। और उसके बाद से क्या हुआ कि नील्स बोर ने फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट किया और उसने हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, हाइड्रोजन क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया नील्स बोर ने, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि जब पॉल डिरेक ने थियोरेटिकली सबसे पहले क्या किया? इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट एंटी पार्टिकल का। मतलब एक कोई पार्टिकल है तो उसका एक एंटी पार्टिकल है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी इलेक्ट्रॉन है। तो ये एंटी इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया? तो कार्ल एंडरसन ने बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी से कार्ल एंडरसन ने बताया कि एंटी इलेक्ट्रॉन है, और थियोरेटिकल इम्प्रूवमेंट से किसने बताया? थियोरेटिकली किसने बताया सबसे पहले? एंटी पार्टिकल के बारे में। जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो एंटी पार्टिकल क्या होगा? एंटी इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसी तरह से तो थियोरेटिकली पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बारे में किसने बताया? थियोरेटिकली एंटी पार्टिकल के बारे में पॉल डिरेक ने बताया। तो ये आप यहाँ पर अब अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे एक ने थियोरेटिकल एडवांसमेंट लाया और दूसरे ने एक्सपेरिमेंटली इसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद कहता है कि फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेज। अब जैसे फिजिक्स जो है जो नेचुरल साइंसेज पढ़ते हैं, मतलब जो हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो नेचर में अलग अलग तरह से हम लोग नेचर को परसीव करते हैं। तो जैसे जिसमें एक तरीका है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, मतलब जो चीज़ें हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उसमें क्या है कि
विच ऑल्सो इंक्लूड्स द अदर डिसिप्लिन्स लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो नेचुरल साइंस में ये भी होता है कि ना केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है, तीन चीज़ों को नेचुरल साइंसेज में पढ़ना रहता है। तो अब फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि द वर्ड फिजिक्स, अब वर्ड फिजिक्स क्या है। तो वर्ड फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का मतलब होता है, इसका ये ना ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है और जिसका मतलब होता है नेचर। फिजिक्स का क्या मतलब होता है, नेचर, इसीलिए तो इसको स्टडी ऑफ नेचर कहा जाता है, ठीक है। और इसका मतलब फिर कहता है कि इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी। इसका संस्कृत इक्विवेलेंट क्या है, भौतिकी, दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो भौतिकी जो है उसका मतलब क्या होता है, संस्कृत में उसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ नेचर। उसके बाद कहता है कि अ प्रिसाइज डिफिनीशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है ना कि फिजिक्स को एकदम प्रिसाइजली डिफाइन किया जाए, और मतलब ना इसका मतलब कोई ज़रूरी भी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो आपको बस ये पता रहना है कि हमको नेचर के बारे में फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, और मतलब ना वैसे और इसको ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पॉसिबली आप इसको डिफाइन कर भी नहीं सकते हैं। उसके बाद कहता है कि वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। अब उसके बाद कहता है कि ठीक है, अगर हम लोगों को ये बताना हो कि फिजिक्स है क्या, तो वी कैन से दैट वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। अब ये हो गया कि मतलब ना ये कह सकते हैं कि फिजिक्स एज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो नेचर के जो बेसिक लॉज हैं, मतलब नेचर के जो बेसिक कानून है, मतलब जो बेसिक लॉ हैं, जिस लॉ से नेचर फंक्शन करता है, और उन सारे लॉज के वजह से जो डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद से कहता है कि द स्कोप ऑफ फिजिक्स is described briefly in next section. Here we remark on the true principle thrust in physics, unification and reduction, ठीक है। तो आगे हम लोग ना स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये हुआ कि मतलब ना फिजिक्स में हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब ना कितनी छोटी चीज़ से कितनी बड़ी चीज़ के बारे में, किस तरह की घटना से लेकर कितनी बड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हुआ स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो कहता है कि इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज। The effort is to see the physical world as manifestation of some universal laws in different domains and conditions। कहता है कि फिजिकल फेनोमेना को हम लोग क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना, मतलब जो फिजिकल ये जो हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घटती हैं, उनको हम लोग ट्राई करते हैं किस तरह से, मतलब ना किस तरह से उसको आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। तो द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन। तो हम लोगों की सारी कोशिश यही रहती है कि ना हम लोग किसी भी तरह से फिजिक्स में यही हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी घटनाएं घटनी हैं उनके बीच में संबंधों को तलाश कर सकें, उनके बीच में क्या कॉमनैलिटी है, मतलब क्या कॉमन है उसको तलाश कर सकें, और ये फाइंड आउट कर सकें कि किस यूनिवर्सल लॉ पर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो जैसे मान लीजिए कि चुंबक है, किसी चीज़ में मतलब ना कभी दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन रहता है, तो दो चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन रहता है, तो आप जानते हैं कि ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है। तो मतलब ना दोनों चीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इस वजह से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर सोचो कि जब लोगों को ये पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तब लोग ये बात कैसे पता लगाते होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ये फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
तो लोगों ने क्या किया होगा कि ऑब्जर्वेशन किया होगा अलग अलग चीज़ों को, और ये देखा होगा कि उनके बीच में क्या कॉमन बातें हैं। तो इन कॉमन बातों को लेकर के और फिर उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ दिया कि जब भी कोई दो चार्ज बड़ी होंगी तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस तरह का फोर्स होगा, मतलब ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। तो इस तरह से यही बेसिकली हम लोगों का मेन मोटिव है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि किसी भी तरह से फाइंड आउट करना कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें जो घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं कैसे घटती हैं और इन घटनाओं के घटने में कैसे कैसे बातें आगे बढ़ती हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मतलब अब उसको कहता है कि ना इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे ये चीज़ें घटती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन given by for example the same law of gravitation given by न्यूटन। ग्रेविटेशन को किसने दिया था? न्यूटन ने। ग्रेविटेशन को न्यूटन ने दिया था। बाय न्यूटन डिस्क्राइब्स जो मतलब ना जो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, for example the same law of gravitation given by Newton describes the fall of an apple to the ground, the motion of the moon around the earth and motion of the planets around the sun। तो कहता है कि एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो, जैसे न्यूटन ने क्या दिया कि ग्रेविटेशन का लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, तो वो इसमें इतनी मतलब उसकी कैपेसिटी देखो, वो एक यूनिवर्सल लॉ है। और कैसे यूनिवर्सल लॉ है? तो वो क्या क्या बताता है? वो ये बताता है ना कि आपकी टोपी सिर से गिर गई नीचे तो वो मतलब ना क्यों गिरी उसके बारे में भी बताता है। पेड़ से आम टूट के गिरता है उसके बारे में बताता है। पेड़ से एप्पल टूट के गिरेगा उसके बारे में बताता है। कोई भी चीज़ किसी ऊंचाई से गिरेगी तो उसके बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि चांद जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो क्यों लगाता है। ठीक है। और उसी तरह से पृथ्वी जो है या हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो क्यों चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि जो लॉ होते हैं, जो मतलब ना फिजिक्स में जो हम लोग लॉ फाइंड आउट करते हैं, चाहे साइंटिस्टों ने जो लॉ फाइंड आउट किया हुआ है वो यूनिवर्सल होता है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। यही मतलब ना ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है कि जो नेचुरल फेनोमेना हमारे चारों तरफ हो रही हैं उनके बारे में यूनिवर्सली हमको एक लॉ मिल जाता है जो कि वो सारी चीज़ों में हो रहा होता है। ठीक है। और इस वजह से हमको उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। कहता है कि सिमिलरली उसी तरह से द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैक्सवेल इक्वेशंस गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ ने किसी भी मोशन के बारे में बताया जिसमें ना किसी ऊंचाई से कोई वस्तु मतलब ना कोई ऑब्जेक्ट गिर रही हो, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना और मैग्नेटिक फेनोमेना की सारी चीज़ों के बारे में वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। वो मतलब सारी चीज़ों के बारे में वो बताता है। तो द अटेम्प्ट टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर रिफ्लेक्ट द सेम क्वेस्ट ऑफ यूनिफिकेशन। और जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेज क्या हैं। तो उन सारी फंडामेंटल फोर्सेज को एक में मिलाने की जो हमारी जो चाहत है उसी को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि मतलब ना जो हमारी चाहत है फंडामेंटल फोर्सेज को एक में मिलाने की, उसी को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। उसके बाद कहता है कि a related effort is to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interactions of constituent simpler parts. This process is called reductionism and is at the heart of physics. कहता है कि a related effort is to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interaction of its constituent simpler parts. The approach is called reductionism and is at the heart of physics. फिर ये कहता है कि जैसे मान लो कि कोई ना एक बड़ा सा मतलब ना कि कोई कॉम्प्लेक्स इवेंट है या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हम लोग छोटा मतलब ना आसान चीज़ों में बांट दें तो उसको क्या कहते हैं,
The related effect is derived the properties of bigger, more complex system, and from the properties and interaction of this constituent simpler parts. This approach is called reductionism and is at the heart of physics. तो कहते हैं कि ये रिडक्शनिज्म कैसे है, तो मतलब ना कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइटम है आपके पास और उस कॉम्प्लेक्स आइटम को आप आइडेंटिफाई करके और छोटी छोटी सिंपलर आइटम्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि ना हमने इसका रिडक्शन किया। रिडक्शन का बेसिकली मतलब होता है रिड्यूस करना। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब छोटा करना। मतलब ना जो आपके पास एक बड़ा सा एक अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा एक इक्वेशन है या कोई बहुत बड़ी सी एक इवेंट है, तो उसको छोटे छोटे मतलब ना भाग में बांट देना, तो उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। For example, the subject of thermodynamics developed in 19th century deals with bulk system in terms of macroscopic quantities such as temperature, internal energy, entropy, etc. कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इसका पूरा इजाद कब हुआ था? 19th सेंचुरी में हुआ था। और ये किस चीज़ के बारे में बताता है? ये बड़े बड़े सिस्टम्स के बारे में बताता है। और उसमें जो मैक्रोस्कोपिक मतलब ना दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ और एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो जैसे मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल है टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एट्सेट्रा। Subsequently, the subject of kinetic theory and statistical mechanics interpreted these quantities in terms of properties of the molecular constituent of the bulk system. In particular, the temperature was seen to be related to the average kinetic energy of the molecule of the सिस्टम। तो मतलब ना अब यहाँ पर ये देखना है कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो वो बल्क सिस्टम्स के बारे में बात करता है। बल्क सिस्टम क्या होते हैं? तो जैसे अब अगर आप देखेंगे तो कोई भी जैसे कोई मॉलिक्यूल है, मतलब कोई मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के पास बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो वो एक तरह का क्या हुआ? बल्की सिस्टम। मतलब ना जैसे मान लो कि मिलियन ऑफ एटम्स हैं और उस मिलियन ऑफ एटम से मतलब ना मान लो कि 100,000 ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 100,000 ऑफ मॉलिक्यूल्स से वो कोई ना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अब सारे एटम्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी उस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या होगा। तो अब क्या हुआ कि इसमें हम लोग ना उसको छोटा कर करके मतलब ना जैसे सबसे पहले तो टेम्परेचर आदमी को पता रहता है, तो उसके बाद से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टेम्परेचर किस चीज़ से बढ़ रहा है। तो देखा गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो टेम्परेचर घट रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोगों को देखनी होती हैं। तो ये मतलब ना आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया कि रिडक्शनिज्म कैसे करेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की, मतलब फिजिक्स का क्या स्कोप है और क्या एक्साइटमेंट है। तो सबसे पहले तो स्कोप के बारे में हम लोग ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्कोप होता क्या है। तो कहता है कि वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ फिजिक्स बाय लुकिंग एट इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो अब ये हम लोग ट्राई आउट करेंगे कि स्कोप मतलब ना फिजिक्स जो है वो कितनी बड़ी चीज़ के बारे में बात करता है, कितनी छोटी चीज़ के बारे में बात करता है। तो स्कोप का मतलब यही होता है ना कि इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। मतलब ना जैसे अब फैलाव तो ना लफ्जी माना हो गया उसका कि उस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, लेकिन फिजिक्स में जो स्कोप यूज होता है वो उसका मतलब होता है कि जैसे एक चींटी से लेकर के हाथी तक के बारे में बात भी फिजिक्स के अंदर करेंगे, और मतलब ना छोटे से छोटे एटम से लेकर के और गैलेक्सीज के बारे में भी हम लोग बात फिजिक्स में करेंगे। तो ये बेसिकली स्कोप है। तो कहता है कि बेसिकली देयर आर 2 डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। तो होता क्या है कि यहाँ पर 2 डोमेन ऑफ इंटरेस्ट हैं। पहला क्या है, एक तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है वो कहते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या होता है कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फेनोमेना एट द लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी के अंदर जो मतलब चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं?
मतलब ना कहते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक हैं। फिर से फिनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स का मतलब ना जो हमारा यूनिवर्स है वो चाहे मतलब ना जो हमारा यूनिवर्स है या फिर जो कॉस्मोस हैं, तो इस यूनिवर्स स्केल पर जब हम कोई बात करते हैं, या फिर हमारे जो नज़दीक जो हमारा वायुमंडल है उसके लेवल पर जब हम बात करते हैं, तो उसको कहते हैं ना कि ये टेरेस्ट्रियल लेवल पर। तो ये सारी मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जब हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग बात कर रहे हैं। और जब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, मतलब एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम से भी छोटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो कहता है कि अब ये कहता है ना कि क्लासिकल फिजिक्स मतलब ना द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फेनोमेना। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक मतलब ना जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डील करता है, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मतलब ना ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। और उस माइक्रोस्कोपिक डोमेन में किस चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, एटॉमिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फेनोमेनाज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात होती है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है, कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स, अब एक और चीज़ होती है ना कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो मतलब ना फिजिक्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या है कि मतलब ना जो फिजिक्स जो आजकल के मतलब ना लेटर बाद के साइंटिस्टों ने मतलब नया इजाद हुआ उसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मतलब जो पुरानी फिजिक्स है, मतलब जिसको न्यूटन वगैरह लोगों ने, न्यूटन से और न्यूटन से पहले वाले लोगों ने जो फिजिक्स दिया था, उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विद मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना एंड इंक्लूड्स सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना को डील करता है। मैक्रोस्कोपिक माने बड़ी बड़ी चीज़ों से जो घटनाएं घटती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के चलने से, उनके मोशन से जो घटनाएं घटती हैं, उनसे कौन डील करता है, क्लासिकल फिजिक्स। और उसमें क्या क्या है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स है। उसमें कहता है कि मैकेनिक्स फाउंडेड इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब क्या है कि मैकेनिक्स जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। अब इसी वजह से ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसी वजह से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ जिस आदमी को समझ में नहीं आएगा वो मैकेनिक्स अच्छे से नहीं समझ में आ सकता है, क्योंकि जो मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड ही है। ठीक है, जो मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है। कहता है कि मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसर्न्ड विद द मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। ठीक है, और ये किस चीज़ के बारे में बताता है कि किसी मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, मतलब कोई पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है या फिर मोशन में है, रिजिड और किस तरह की, अच्छा जो पार्टिकल है वो रिजिड है या डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो या तो एक बॉडी हो सकती है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, या तो एक पार्टिकल्स हो सकता है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है नंबर, मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होती हैं उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है। तो कहता है कि द प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट बाई अ जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेज। कहता है प्रोपल्सन का मतलब ना जब जमीन से धक्का मार के कोई जेट ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं प्रोपल्सन। तो कहता है कि द प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट बाई a jet of ejecting gases, propagation of water waves or sound waves in the air, the equilibrium of a bent rod under a load, ठीक है, एसेट्रा आर प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स। तो जब हम लोग रॉकेट के प्रोपल्सन के बारे में पढ़ते हैं या फिर पानी में जो लहरें उठती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं या साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं या इक्विलिब्रियम मतलब ना किसी रॉड के बारे में पढ़ते हैं या लोड के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के मतलब अंतर्गत आती हैं, किस चीज़ के अंडर आती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। उसके बाद से क्या है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किस चीज़ के बारे में डील करता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो किस चीज़ के बारे में डील करता है, तो वो डील करता है
इलेक्ट्रिक फेनोमेना और मैग्नेटिक फेनोमेना के बारे में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फेनोमेना और मैग्नेटिक फेनोमेना किस चीज़ की वजह से होती हैं, तो चार्ज या मैग्नेटिक बॉडीज़ की वजह से होती हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेना होने के लिए या तो चार्ज बॉडी होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक बॉडी होनी चाहिए। तो तभी क्या होगा, इलेक्ट्रो मतलब ना इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेना जो है वो सरफेस पे आएगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अगर ना कोई न्यूट्रल बॉडी हो तो उसमें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेना नहीं हो सकता है। उसके बाद कहता है कि इट्स बेसिक लॉ वर गिवन बाय कूलम्स, और इसकी जो बेसिक लॉज हैं उसको किसने दिया था, तो गिवन बाय कूलम्ब, ऑर्स्टेड, एम्पियर एंड फैराडे एंड इनकैप्सुलेटेड बाय मैक्सवेल इन हिज फेमस सेट ऑफ इक्वेशन। तो कूलम्ब ने लॉ दिया, ऑर्स्टेड ने लॉ दिया, एम्पियर ने लॉ दिया, फैराडे ने भी लॉ दिया। मतलब ना किन चीज़ों के बारे में, मतलब ना इलेक्ट्रिक फेनोमेना के बारे में लॉ दिया, फिर मैग्नेटिक फेनोमेना के बारे में लॉ दिया। और इन सारे लॉज को जो कूलम्ब, ऑर्स्टेड, एम्पियर और फैराडे ने दिया था, उनको एक जगह मिलाया किसने, तो उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। और वो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसने पूरे मतलब ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक जगह लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। और उससे बहुत बेनिफिट हुआ, तो इसलिए उसको बहुत फेमस इक्वेशन कहा जाता है, मैक्सवेल इक्वेशन। उसके बाद से the motion of a current carrying conductor in a magnetic field, the response of a circuit of an AC voltage, the working of an antenna and the propagation of radio waves in ionosphere etc. are problems of electrodynamics। अब उसके आगे ये बातें हैं ना कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में और क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो उसमें और चीज़ें ये देखते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, चाहे मतलब ना करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मूव करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चाहे रिस्पांस ऑफ सर्किट क्या होता है अगर उसमें कोई एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाए, या फिर ना एंटीना कैसे काम करता है, चाहे रेडियो वेव्स, आपका कैसे काम करता है, रेडियो वेव्स कैसे आयनोस्फीयर से वापस आ जाती हैं फिर से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस चीज़ में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब ना जो चैप्टर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। और ये इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं, रेडियो वेव्स कैसे काम करती हैं, एंटीना कैसे काम करता है, एसी वोल्टेज कैसे काम करता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब ना बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, तो कहता है कि ऑप्टिक्स डील्स विद द फेनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और ये पढ़ते हैं कि ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि टेलीस्कोप्स कैसे काम करते हैं, माइक्रोस्कोप्स कैसे काम करते हैं, कैसे कलर जो है वो थिन फिल्म से कैसे कलर एग्जिबिट होता है, एट्सेट्रा आर टॉपिक्स इन ऑप्टिक्स। उसके बाद से हम लोग ये पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे ना फिजिक्स के अंडर डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो हम अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं कि इन कंट्रास्ट टू मैकेनिक्स डज नॉट डील विद थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज एज ए होल। अब क्या होता है कि मैकेनिक्स में हम लोग किसी पार्टिकल के मतलब ना किसी बॉडी के मोशन को मतलब देखते हैं कि जैसे कोई बॉक्स मतलब ना जैसे कोई गाड़ी है वो कितनी तेज़ चल रही है, कितनी धीरे चल रही है। थर्मोडायनेमिक्स ये सब मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि उस मतलब ना बॉडी के मोशन को नहीं देखते हैं, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन को नहीं देखते हैं। किस चीज़ के मोशन को देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मतलब उस सिस्टम के जैसे कोई आपके पास ना एक गर्म लोहा पड़ा हुआ है, तो वो गर्म लोहा कैसे मूव कर रहा है ये नहीं देखना है, गर्म लोहा के अंदर चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, मतलब उसमें एटम्स कैसे मूव कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। और चेंजेस क्या हो रही हैं इंटरनल एनर्जी में, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, एंट्रोपी कैसे चेंज हो रहा है, एट्सेट्रा तो ऑफ द सिस्टम। और ये कैसे हम लोग जानते हैं, एक्सटर्नल वर्क या ट्रांसफ़र ऑफ हीट से।
मतलब ना हीट ट्रांसफ़र जब होगा तो ये सारी चीज़ों में चेंजेस आती हैं। मतलब ना जो हम लोगों ने तो इस तरह से हम लोग ट्राई आउट करेंगे। उसमें भी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मतलब ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो मोशंस होती हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे, अच्छे से जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में मतलब ना कैसे चीज़ें गर्म होती हैं, कैसे चीज़ें ठंडी होती हैं, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद से कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेज एट्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। अब ना केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस जो है वो किधर से किधर होंगी, मतलब ना कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, या फिर ना प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस चीज़ में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि द माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील्स विद द constitution and structure of matter at the minute scale of atoms and nuclei, and even lower scale of length, and their interaction with different probes such as electrons, photons and other elementary particles. Classical physics is inadequate to handle this domain, and quantum theory is currently acceptable as the proper framework for explaining microscopic phenomena. Overall, the edifice of physics is beautiful and imposing, and you will appreciate it more as you pursue the subject. तो अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कैसे पढ़ते हैं चीज़ों को। तो हम लोग टेम्परेचर के घटने बढ़ने से, मतलब ना बल्क सिस्टम में जो उसके मतलब ना फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो चेंजेस आती हैं उससे हम लोग ये पता करते हैं ना कि उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ें हैं वो कैसे, मतलब ना उनका मोशन कैसे हो रहा है, वो तेज़ चल रही हैं, धीरे चल रही हैं, उनके एंट्रोपी में क्या चेंज आया। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, अगर एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पर अगर सही से आपको जानना है कि ना मतलब ना जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या फोटॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं ये चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, तो वो क्लासिकल फिजिक्स से हम लोग डील नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए किस तरह की एक नए तरह की फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसको क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, और क्वांटम फिजिक्स कैसे डील होता है, तो वो डील होता है क्वांटम थियोरी से। ठीक है, तो उसी से हम लोग क्वांटम थ्योरी से क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो फेनोमेना है उस फेनोमेना को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि फिज़िक्स जो है वो बड़ी ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। फिज़िक्स जो है वो क्या है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, जो कि आप जैसे जैसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने लगेंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने लगेंगे, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और आप यू विल बी अ नाइस एंड एक्सेलेंट मैन, एंड आपको ना सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद कहता है कि थियरी एंड एक्सपेरिमेंट गो हैंड इन फिजिक्स। थियरी एंड एक्सपेरिमेंट गो हैंड इन फिजिक्स एंड हेल्प ईच अदर्स प्रोग्रेस। द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड गेव द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब कहता है कि थियरी और एक्सपेरिमेंट जो है वो साथ साथ चलता रहता है फिजिक्स में। ठीक है, कभी थियरी से बातें अच्छी पता चल जाती हैं, कभी एक्सपेरिमेंट से बातें अच्छी पता चल जाती हैं। जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, अल्फा रे का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, तो उसने क्या दिया, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। ठीक है, तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि मतलब ना अल्फा रे का स्कैटरिंग कैसे किया गया था। तो मतलब ना एक लीड ब्लॉक से, ठीक है, पोलोनियम सैंपल रख के एक लीड ब्लॉक में, और वहाँ से अल्फा रे का बम्बार्डमेंट किया गया। ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल पर अल्फा रे से क्या किया गया, बम्बार्डमेंट किया गया। तो बम्बार्डमेंट करने की वजह से मतलब ना यहाँ से क्या हुआ कि वो रदरफोर्ड तो ये सोच रहे थे कि ना कोई भी रे जो है वो मुड़ेगी नहीं, लेकिन कुछ रेस जो है वो मुड़ने लगी। तो इस वजह से क्या पता चला कि मतलब ना मतलब यहाँ पर एटम्स हैं, और उन एटम्स में जो कैलकुलेशन करने के बाद उनको पता चला कि बेसिकली ये मतलब ना इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मतलब न्यूक्लियस है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वो हम लोग देखेंगे कि कैसे हुआ। तो यू कैन नाउ सी दैट द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ ट्रूली वास्ट। अब हम लोग ये देख सकते हैं
कि फिज़िक्स का स्कोप जो है वो ट्रू बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैसे है कि आप ना आकाश गंगाओं से लेकर के मतलब ना आपके जो आप आसमान में जो चीज़ें देखते हैं, जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मोलॉजी है, या फिर जो एस्ट्रोनॉमी है, उस वहाँ से लेकर के मतलब ना हजारों लाखों करोड़ों मतलब ना तारों से लेकर के, और उससे लेकर के एटम से छोटे पार्टिकल मतलब ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे एंटी प्रोटॉन, उससे भी छोटे क्वार्क्स मतलब ना क्वार्क्स, बोसोन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को फिज़िक्स में पढ़ना है। तो ये हुआ इसका स्कोप। तो ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है। कहता है कि इट कवर्स अ ट्रेमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। अब मतलब ना एक बहुत ही रेंज तक ना फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, एनर्जी है, एक्सेट्रा। कहता है कि एट वन एंड इट स्टडीज फेनोमेना एट वेरी स्मॉल स्केल ऑफ लेंथ। कहता है कि एक तरफ तो ये बहुत ही छोटे लेवल पर चीज़ों को देखता है, और तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, तो वो चीज़ें हैं कि जैसे वो चीज़ें हैं जिनका रेडियस जो है वो किस किस लेवल का है, तो 10⁻⁻14। अब 10⁻⁻14 मीटर बहुत छोटा, 10⁻⁻14 10⁻⁻14 ये ना बहुत छोटा, बहुत ही छोटा क्या हुआ, 10⁻⁻14 का मतलब, अब देखो 10⁻⁻3 जो है वो मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर ही कितना छोटा होता है। ठीक है, एक धागे की जितनी मोटाई होती है उतना मोटा मिलीमीटर होता है। ये कह रहा है 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 मतलब धागे को भी 1 करोड़ बार बांटो, और फिर उसको 1 करोड़ बांटो, 1 करोड़ बार बांटोगे तब जाके तुमको, नहीं, धागे को 1 करोड़ बार बांटो और उसको फिर 1000 बार, 1 करोड़वें हिस्से को फिर 1000 बार बांटोगे, तो वो जो धागा का हिस्सा आएगा उसको कहेंगे 10⁻⁻14। तो इसी से तुम सोच सकते हो कि मतलब ना कितनी छोटी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहता है कि तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो 10⁻⁻14 से भी छोटी चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब 10⁻⁻15 के भी बारे में पढ़ते हैं। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, तो वो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जिनका साइज़ जो होता है वो 10⁻⁻14 के रेंज में होता है, 10⁻⁻14 के रेंज में होता है। और दूसरी तरफ क्या है कि एट द अदर एंड इट डील्स विद एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना एट ए स्केल ऑफ गैलेक्सीज। अब देखो गैलेक्सीज कितनी बड़ी होती हैं, जिसमें ना ये हम लोगों का सोलर सिस्टम है, वैसे वैसे हजारों लाखों सोलर सिस्टम्स हैं उसमें। ठीक है, तो उनका साइज भी अजब होता है। जैसे उनका साइज अब क्या है, तो उनका साइज होता है 10⁻26 के रेंज में, 10⁻26 के रेंज में, 10⁻26 के रेंज मीटर में है। तो ये अब तुम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक तरफ तो 10⁻⁻14 के बारे में हम लोग कर रहे हैं, मतलब एकदम छोटी से छोटी चीज़ का, और यहाँ पर एकदम बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में भी हम लोग फिजिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो कहता है कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए कि इन दोनों के बीच में मतलब कितना फैलाव है, तो आपको पता चलेगा कि द टू लेंथ स्केल डिफर बाई ए फैक्टर ऑफ 10⁻40 और इवन मोर। अब इन दोनों के बीच में अगर आप फैलाव देखिए तो ये 10⁻40 मतलब ना बहुत ही बड़ा रेंज है। इतना बड़ा रेंज की चीज़ों को, इतनी छोटी से लेके उतनी बड़ी चीज़ों के बीच में जितनी भी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे। और क्या ही मज़े की बात है कि ना एक मतलब ना एक फिज़िक्स अगर आप पढ़ लें तो 10⁻⁻14 के साइज से लेकर के 10⁻26 के साइज, 10⁻26 के साइज तक की चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस बात यह है कि ना आप ध्यान से पढ़ाई करें। फिर कहता है कि द रेंज ऑफ टाइम स्केल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द लेंथ स्केल्स बाई द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, द रेंज ऑफ टाइम स्केल्स। अब टाइम स्केल अगर आपको निकालना हो तो वो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दीजिए लेंथ में, तो हमको टाइम मतलब ना टाइम स्केल मिल जाएगा कि कितना सेकंड से लेके कितना सेकंड के स्कोप के बारे में पढ़ना है। तो कोई घटना अगर 10⁻22 सेकंड में होती है, मतलब ना अब इसी सोच लो 1 सेकंड कितना छोटा होता है और 10⁻22 सेकंड कितना छोटा होगा।
ठीक है। 10⁻22 सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड का करोड़वां भाग, फिर उसका करोड़वां भाग, ठीक है। एक मतलब 1 सेकंड के 1 करोड़वें भाग का करोड़वां भाग का हजारवां भाग, ये हुआ आपका, तो बहुत ही छोटा हुआ। उसी तरह से 10⁻18 सेकंड का मतलब हुआ कि मतलब ना जैसे जैसे एक बार अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना मिनट होता है, एक दिन में मतलब ना एक मिनट में 3600 सेकंड होता है। तो एक घंटे में कितना सेकंड होगा, एक मिनट में एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो एक दिन में कितना सेकंड होंगे, तो एक दिन में मतलब ना अगर ऐसे लगा लिया जाए तो 4 दूना 8, मतलब ना 20, मतलब तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये ना मतलब लाखों साल के बराबर ये टाइम है। तो मतलब हम लोग ये करेंगे कि इतने छोटे समय से लेके इतने बड़े समय के बीच की जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर कहता है कि रेंज ऑफ मास गोज फ्रॉम 10⁻30 kg 10⁻−30, मतलब ना जैसे इलेक्ट्रॉन का वेट जो होता है वो बहुत कम होता है, तो उस वेट से लेकर के और बड़े से बड़े वेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो ये इसका मतलब लेंथ के टाइप में क्या स्कोप हुआ उसका, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या स्कोप है इसका, और उसी तरह से मास के मतलब ना रेस्पेक्ट में क्या स्कोप है इसका। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और 10⁻55 मास ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल इन यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है जिसको हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया है, तो उसका मास जो है वो 10⁻55 kg है। मतलब इस पूरी दुनिया का मास जो है वो 10⁻55 kg है। उसके बाद कहता है कि टेरेस्ट्रियल फेनोमेना लाई समवेयर इन द मिडिल ऑफ दिस रेंज। अब यही ना, अब ये समझने वाली बात है कि टेरेस्ट्रियल फेनोमेना क्या होता है, ठीक है। एक तो मतलब ना ये एक ना दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ना 10⁻14 का पॉइंट है, एक 10⁻26 का पॉइंट है। तो ये एक दोनों एक्सट्रीम है, एक ना माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना है, एक मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना है, और इन दोनों के बीच में जो फेनोमेना आता है उसको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल फेनोमेना, उसको क्या कहते हैं। तो ये भी बात समझने लायक है कि टेरेस्ट्रियल फेनोमेना किस चीज़ को कहते हैं, कि इन दोनों चीज़ों के बीच में जो फेनोमेना आता है उसको टेरेस्ट्रियल फेनोमेना कहते हैं। तो उसके बाद कहता है कि फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मेनी वेज, कहता है कि फिजिक्स जो है, अब एक और डोमेन ना के बारे में थोड़ा सा सुन लो कि एक तो माइक्रोस्कोपिक हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक हो गया, उसके बाद एक टेरेस्ट्रियल फेनोमेना हो गया। अब एक और नई ना फिजिक्स का एक और ब्रांच, मतलब ना अभी जो जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है उसको कहते हैं मेसोफिजिक्स, ठीक है। और उसमें एटम्स, बेसिकली एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डीलिंग विथ फ्यू टेंस ऑफ 100 ऑफ एटम्स एंड इमर्ज एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च, तो उसको कहते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। तो कहता है कि फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मेनी वेज। फिजिक्स जो है, एक्साइटिंग का मतलब है कि फिजिक्स जो है वो बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ी ही मतलब ना आपको उद्वेलित कर देने वाला है। तो और बहुत तरीके से ये मतलब ना मज़ेदार है, आपके अंदर ना जिज्ञासा को बढ़ाता है। कैसे? टू सम पीपुल द एक्साइटमेंट कम फ्रॉम द एलिगेंस एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ इस बेसिक थियरीज। अब देखो, अब कभी कभी ना तुमको इतना मज़ा आएगा देख के कि एक छोटी सी थ्योरी है और वो ना बहुत सारी घटनाओं को एक साथ बता दे रही है। So to some people, the excitement comes from the elegance and universality of its basic theories. From the fact that a few basic concepts and laws can explain phenomena covering a large range of magnitude of physical quantities. From the fact that a few basic concepts and laws can explain phenomena covering a large range of magnitude of physical quantities. तो to some others, the challenge in carrying out imaginative new experiment to unlock the secret of nature, to verify or refute theories is thrilling. अब देखो कि मतलब ना अब क्या कर रहे हो कि तुम ना पूरी प्रकृति को चैलेंज कर रहे हो। प्रकृति को कैसे चैलेंज कर रहे हो? जैसे कोई प्रकृति में घटना घट रही है, जैसे बारिश हो रही है,
और तुम ये पता करना चाहते हो कि ये बारिश क्यों हो रही है, तो ये प्रकृति से चैलेंज करना होगा, क्योंकि प्रकृति में ये घटना घट रही है और आप क्या कर रहे हैं कि चैलेंज करके और उस घटना को माने उसके अंदर का जो रहस्य है उस रहस्य को जान लेते हैं। तो ये कितनी ही मज़ेदार बात है कि ना आप प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को चैलेंज करके जान जाते हैं। अब एक तीसरी चीज़ क्या होती है, उसको कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स इज़ इक्वली डिमांडिंग। अप्लाइड फिजिक्स का मतलब होता है ना कि फिजिक्स में जो थियरीज डेवलप होती हैं या फिर जो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं उनके एप्लीकेशन से हम लोग क्या क्या मतलब ना उसके एक्सप्लॉयटेशन से और एप्लीकेशन से हम लोग नई नई चीज़ों को बनाते हैं। तो कहता है कि एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल लॉज टू मेक यूजफुल डिवाइसेस, मतलब ना आप फिज़िक्स के लॉ और थियरीज़ को मतलब ना यूज़ करके हम लोग यूज़फुल डिवाइसेस बनाते हैं। जैसे तुम टेलीविज़न देखते हो या फिर कंप्यूटर देख रहे हो या लैपटॉप्स हैं या कुछ, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी, इन सारी चीज़ों में फ़िज़िक्स का अप्लाइड फ़िज़िक्स मतलब ना फ़िज़िक्स को अप्लाई किया गया है। अप्लाइड फ़िज़िक्स का मतलब हुआ जहाँ पर फ़िज़िक्स अप्लाई हुआ हो, तो उससे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब ना चीज़ें बन पाती हैं। ठीक है, एंड एक्साइटिंग पार्ट एंड रिक्वायर्स ग्रेट इंजेन्युइटी एंड परसिस्टेंस ऑफ इट। अब ये चीज़ें ना इतनी आसान नहीं है, मतलब फिजिक्स की थ्योरी जानने से आप लैपटॉप नहीं बना सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान दे के और मतलब ना अपना पूरा इंटेलिजेंस यूज करके फिर नई नई चीज़ों को बनाना होगा। तो ये भी एक समझने वाली बात है। तो ये ना एक इसका मीनिंग देख लेना कि इंजेन्युइटी का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने स्कोप के बारे में पढ़ा कि स्कोप क्या होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सियम क्या होता है और मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मतलब ना ये भी समझने वाली बात है कि फिज़िक्स में भी हाइपोथेसिस का यूज़ किया जाता है, एक्सियम्स का यूज़ किया जाता है, मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। तो कहता है कि वन शुड नॉट थिंक दैट एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। All physics and also mathematics is based on assumptions, each of which is variously called a hypothesis or axiom or postulate etc. कहता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स को भी, फिजिक्स और मतलब ना सारी चीज़ें ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए ना कि सारी चीज़ों को हम लोग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब ना सारी फिजिक्स या मैथमेटिक्स जो है वो बेस्ड है कुछ ना बेसिक एजम्पशंस हैं, मतलब ना एज्यूम किया, शुरुआत के लोगों ने कुछ चीज़ें एज्यूम की और उस एज्यूम करने मतलब ना उस एजम्पशंस को कभी कभी क्या कहते हैं, उन्हीं एजम्पशंस को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस कहते हैं या एक्सियम कहते हैं, चाहे पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रोपोज्ड बाय न्यूटन इज एन एजम्पशन और हाइपोथेसिस। अब क्या है कि अगर आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें तो न्यूटन ना, जैसे जो प्रचलित कथा है तो उस कथा के हिसाब से कहता है कि न्यूटन जो है वो अपने बाग में बैठा हुआ था और बाग में बैठा हुआ था, एप्पल गिरा तो वो ये सोचने लगा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, और उसके बाद से उसने एज्यूम किया कि अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ना जो नीचे पृथ्वी है वो उसको ऊपर से खींचती है। तो उसने ये एज्यूम किया। ठीक है, उसके पास कोई तरीका नहीं था ये बात बताने का कि ये चीज़ जो है मतलब ना अर्थ जो है कैसे इसको वेरीफाई करोगे कि अर्थ नीचे खींच ही रही है। हो सकता है कोई और भी बात हो। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन ये तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं, एजम्पशन कहते हैं। तो न्यूटन ने ये एज्यूम किया। न्यूटन ने क्या एज्यूम किया, या उसकी ये एक हाइपोथेसिस थी कि जब एप्पल पेड़ से नीचे गिरा तो उसको पृथ्वी ने अपनी ओर खींचा। तो और ये उसने अपने इंटेलिजेंस से किया। उसने कोई, उसके पास ना ही तो कोई प्रूफ था और ना ही इसका कोई मतलब ना कोई इसको प्रूव नहीं कर सकता था। Before him, there were several observations, experiment and data on the motion of planets around the sun, motion of moon around the earth, pendulums, bodies falling towards the earth, etc. Each of these required a separate explanation, which was more or less qualitative. What the universal law of gravitation says is that if we assume that any two bodies in the universe attract each other with a force proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, then we can explain all these observations in one stroke.
It not only explains this phenomena, it also allows us to predict the result of future experiment. तो यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर अब ये था कि पहले मतलब ना न्यूटन से पहले भी क्या होता कि लोगों को ये पता था कि पेंडुलम जो है वो कैसे मतलब ना दोलन मतलब ना कैसे वो पीरियोडिक मोशन में रहता है, चाहे चीज़ें जो हैं वो नीचे ही गिरती हैं, और लोगों ने अपने अपने ख्यालात के हिसाब से, अपने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से थ्योरीज बनाई हुई थी। लेकिन न्यूटन ने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को एक जगह करके और कहा कि ये मतलब ना ये ग्रेविटेशन लॉ जो है ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है। और उसने इस एजम्पशन को अप्लाई किया बाकी सारी चीज़ों पर, और उसने सारी चीज़ों के बारे में सही सही बताया अपने लॉ से। इसलिए इस हाइपोथेसिस का उस वक्त कोई प्रूफ तो नहीं था, लेकिन उसने इस हाइपोथेसिस से क्या किया कि ये बताया कि ये इन सारी चीज़ों को हम लोग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हाइपोथेसिस समझ में आ गया कि हाइपोथेसिस या एक्सियम किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हाइपोथेसिस इज ए सपोजिशन। हाइपोथेसिस क्या है कि हाइपोथेसिस इज ए सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू, without assuming that it is true. It would not be fair to ask anybody to prove the universal law of gravitation because it cannot be proved. It can be verified and substantiated by experiments and observations. तो कहता है कि हाइपोथेसिस जो है वो एक तरह का मतलब ना एक तरह का प्रस्ताव है, ठीक है, एक तरह का प्रस्ताव है जिसमें इसकी गारंटी नहीं है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, और अगर आप ना किसी से कहें कि आपने मुझे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो प्रूव करके दिखाइए, तो ये वो नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। आप ना ये कह सकते हैं कि चूँकि देखो मतलब ना अगर अट्रैक्शन नहीं है, जैसे पेड़ से फल गिरता है और ज़मीन पर गिरता है, और इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं है तो वो कैसे यहाँ पर आता है, और इसको हम लोग और सारे एक्सपेरिमेंट करके और ऑब्जर्वेशन से क्या कर सकते हैं, मतलब ना इस आर्गूमेंट को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रूव नहीं कर सकता है इसको। आई बात समझ में? ठीक है, ये क्या है, एक तरह का प्रोपोजिशन है, एक तरह का हाइपोथेसिस है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एन एक्सियम इज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ वाइल ए मॉडल इज थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फेनोमेना। अब कहता है कि एक्सियम क्या होता है, एक्सियम जो होता है वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है। ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ के बारे में क्या होती है बात कि ना मतलब वो खुद ही से एक सच्चाई है, मतलब ना एक्सियम जो होता है वो खुद में एक सच्चाई है। जैसे पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का मतलब जैसे एक्सियम जो होता है वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है। और मॉडल क्या होता है, मॉडल जो है, मॉडल इज ए थियोरी प्रपोज टू एक्सप्लेन। मॉडल क्या होता है कि एक थियोरी होती है, एक थियोरी दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फेनोमेना, जो कोई घटना है उसका ऑब्जर्वेशन किया गया, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद से उसको कैसे मतलब ना उसको कैसे थियोरी में कन्वर्ट किया जाए, तो उसकी मॉडलिंग की जाती है। तो उसको मतलब ना जो हमको नया थियोरी मिलता है उसको क्या कहते हैं, मॉडल। बट यू नीड नॉट वरी एट दिस स्टेज अबाउट द नुआंसेज इन यूजिंग दिस सेंटेंसेज। तो मतलब ना इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि एक्सियम क्या होगा, हाइपोथेसिस क्या होगा, क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि मतलब ना एक्सियम क्या होता है, थियोरी मतलब ना हाइपोथेसिस क्या होता है, या फिर मॉडल क्या होता है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो गई होगी। नेक्स्ट ईयर यू विल लर्न अबाउट बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, तो इन विच बोर एज्यूम दैट, अब बोर ने एजम्पशन किया, बोर ने जब हाइड्रोजन मॉडल दिया तो इसीलिए उसको ना पोस्टुलेट कहते हैं या हाइपोथेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स कहते हैं, कि बोर ने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम्स फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन पोस्टुलेट्स, और इसको पोस्टुलेट कहते हैं। कि बोर ने कहा कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ रूल को फॉलो करता है, और उसके पास उसकी कोई मतलब ना प्रूफ नहीं था, उसने बस एज्यूम किया। लेकिन ये एजम्पशन भी उसने ऐसे ही नहीं किया था, ये एजम्पशन उसने ऐसे ही नहीं किया था। उसके पास ना बहुत सारी डेटा थी, उसने उस डेटा को देखा, और डेटा देख के उसको समझ में आया कि अगर इन सारी चीज़ों को ऐसे होना है तो इसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप 10 घंटा पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये मेरा एजम्पशन है,
इसको प्रूव तो नहीं किया जा सकता है कि आप एकदम बन ही जाएंगे डॉक्टर, लेकिन ये मेरा एजम्पशन है। और ये एजम्पशन किस चीज़ पर बेस्ड है कि पहले के जितने लड़कों ने 10 घंटा पढ़ाई किया है वो सारे लोग डॉक्टर बन गए। तो ऐसे ही मैंने हवा में उसने पॉस्टुलेट, मैंने हवा में उसने एज्यूम नहीं किया था, उसके पास डेटा थी सब्सटेंशिएट करने के लिए, और उसी डेटा पर बेस्ड उसने क्या किया था, मतलब ना एजम्पशन किया था। तो एक बार ना पॉस्टुलेट्स के बारे में भी ये देख लीजिए कि पॉस्टुलेट किसे कहते हैं। वाई डिड ही डू दैट? देयर वॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा बिफोर हिम विच नो अदर थियोरी कुड एक्सप्लेन। तो क्या था कि बोर जो था, नील्स बोर जो था, तो उसने देखा कि बहुत सारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो डेटा आया हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है जिसमें ना चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे इसका मतलब ना स्पेक्ट्रम आता है, इसका स्पेक्ट्रम कैसे आता है। स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग देखेंगे बाद में, बस ये समझने की ज़रूरत है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम देखते हैं, किसी भी मटेरियल का स्पेक्ट्रम जो है, किसी भी केमिकल का, किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसे आ रहा है, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम से तो नील्स बोर के बाद ना ये बहुत सारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा था, और उस डेटा को ना कोई भी थियरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ये ऐसा क्यों है, ये डेटा सारा क्यों है। तो इस वजह से उस डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने कुछ चीज़ों को एज्यूम किया कि अगर हाइड्रोजन का एटम इस तरह से बिहेव करे, ठीक है, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ उस तरह से बिहेव करे, तो ये नया डेटा है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ना सारा डेटा जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा कि ना ये कैसे कैसे मतलब ना ये डेटा अवेलेबल हुआ है हम लोगों के पास। फिर कहता है कि आइंस्टाइंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 2 पोस्टुलेट्स। अब आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया था, एज्यूम किया था, 2 एजम्पशन किया था। कौन सी एजम्पशन की थी? तो द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड वैलिडिटी ऑफ फिजिकल लॉज इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहा कि मतलब ना आइंस्टाइन ने भी जो अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो उसमें 2 चीज़ें एज्यूम की थी कि सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिकल लॉ जो होगा वो वैलिड होगी, और मतलब ना स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगी। तो उसके बाद कहा कि इट वुड नॉट बी वाइज टू आस्क समबडी टू प्रूव दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर। अब ये भी हम लोग बाद में देखेंगे कि अगर ना आप किसी से कहें कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में कांस्टेंट होता है, इसको क्या करो कि ना तुम प्रूव करो, तो वो नहीं प्रूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर रहेगा तो क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ फैलेसी रहेगी, और वो फैलेसी भी हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि वो क्या मतलब ना उसमें क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने एजम्पशन करके फिर मतलब जो डेटा अवेलेबल था उस ज़माने में, उस ज़माने के अवेलेबल डेटा को एजम्पशंस के बेसिस पे क्या किया कि ना बताया, मतलब ना उसको एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब है कि फिज़िक्स में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो बेसिकली हम लोग अपने लॉजिक को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि हम लोग जो भी नेचुरल फेनोमेना है उसके बारे में बता सकें। फिर कहता है कि इन मैथमेटिक्स टू, मतलब मैथमेटिक्स में भी क्या होता है कि वी नीड एक्सियम्स एंड हाइपोथेसिस एट एवरी स्टेज। मतलब ना मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, एक्सियम और हाइपोथेसिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो एक्सप्लेन करने में मदद करता है। उसके बाद कहता है कि जैसे यूक्लिड स्टेटमेंट दैट पैरेलल लाइंस नेवर मीट इज अ हाइपोथेसिस। यूक्लिड का ये स्टेटमेंट कि पैरेलल लाइन जो है वो दोनों आपस में नहीं मिलती हैं, ये क्या है, एक तरह का हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब ना उसने ये मान लिया कि पैरेलल लाइंस एक मतलब कैसे सिद्ध करो ये पैरेलल लाइंस नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, नहीं सिद्ध हो सकता है। वो तो यूक्लिड्स ने पहली बार इसको माना था कि पैरेलल लाइंस मिल ही नहीं सकती हैं, मतलब ना पैरेलल लाइंस जो हैं वो कहीं नहीं मिल सकती हैं। तो क्योंकि जो अभी हम लोग ना ज्योमेट्री देखते हैं तो इस ज्योमेट्री को कहते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री, तो उसमें पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना रहता है। तो पैरेलल लाइंस
को यूक्लिड ने कहा था कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट। तो ये पैरेलल लाइंस नेवर मीट जो है ये क्या है, एक तरह की हाइपोथेसिस है। दिस मीन्स दैट इफ वी एज्यूम दिस स्टेटमेंट वी कैन एक्सप्लेन सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड 2 और 3 डायमेंशनल फिगर्स मेड आउट ऑफ देम। लेकिन इस हाइपोथेसिस से फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम लोग इस बात को मान लें कि ना पैरेलल लाइंस एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, तो उसके बाद से ना हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र खुल जाता है, जो क्षेत्र क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन के सारे प्रॉपर्टीज़ को और 3 डायमेंशनल फिगर्स के सारे प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट एज्यूम इट यू आर फ्री टू यूज़ अ डिफरेंट एक्सियम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ना इसको एज्यूम नहीं करें तो आप दूसरा कोई एक्सियम बना सकते हैं। मतलब एक्सियम का सेल्फ प्रोवाइडेड ट्रूथ, ठीक है, दूसरा कोई एक्सियम बना सकते हैं और वो एक नई ज्योमेट्री होगी। जैसा कि अभी मतलब ना बहुत सारे मतलब ना जो पिछले कुछ 100-200 सालों में अलग अलग तरह की ज्योमेट्री जो है, जैसे रेने डेकार्टिस ने जो ज्योमेट्री लाई, वो ज्योमेट्री अब मतलब नई ज्योमेट्री बनाई गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ना इसका ना एक्सियम्स, नए एक्सियम्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ एक्सियम मतलब नॉर्मली ये एक्सियम्स होते हैं या हाइपोथेसिस होते हैं, इनकी प्रूफ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हाट लाइज बिहाइंड द फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज। कहता है कि पिछले कुछ सदियों में फिजिक्स का बड़ा ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, पिछले कुछ। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है कि पिछले सदी में फिजिक्स का बड़ा ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ। तो कहता है कि ग्रेट प्रोसेस यूजुअली accompanies चेंज इन आवर बेसिक परसेप्शंस। Great process usually accompanies change in our basic perceptions. First, it was realized that for scientific progress, only qualitative thinking, though no doubt important, is not enough. Quantitative measurement is central to the growth of science, especially physics, because the laws of nature happens to be expressible in precise mathematical equations. कहता है कि मतलब ना लास्ट 2 सेंचुरीज़ में ये समझ में लोगों को आ गया कि केवल आप दिमाग में बातों को सोचेंगे, क्वालिटेटिवली अगर सोचेंगे केवल, तो आप ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस साइंस में नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली फिजिक्स में उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स से आपको प्रिसाइज इक्वेशंस बना के, क्योंकि सारा नेचर जो है वो प्रिसाइजली मैथमेटिकल इक्वेशंस में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट वाज दैट द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। दूसरी बात यह है कि एक बात और ये पता चल गई कि फिजिक्स की जो भी बेसिक लॉज हैं, फिजिक्स की जो भी आधारभूत लॉज हैं, वो सारी लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल है। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ में अप्लाई होगा और किसी दूसरी चीज़ में नहीं अप्लाई होगा। उसके बाद कहता है कि द सेम लॉज अप्लाई इन वाइडली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लास्टली द स्ट्रेटजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन टर्न्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। अब आखिर मतलब ना ये सारे लॉज जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर अप्लाई होते हैं और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में तो पढ़ना है। कहता है कि लास्टली द स्ट्रेटजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद कहता है कि मोस्ट ऑब्जर्व्ड फेनोमेना इन डेली लाइफ आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ बेसिक लॉज। कहता है कि आप अपने जीवन में मतलब कठिन से मतलब कितना कोई भी फेनोमेना आप देखते हैं वो क्या है कि उसमें बहुत सारी फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं, मतलब बहुत सारी फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं कॉम्प्लिकेटेड वे में। मतलब ना 1000 10,000 तरह के मतलब ना कोई भी घटना अगर घट रही होगी तो उसमें जो बेसिक लॉज हैं, बेसिक फिजिक्स के लॉज हैं, उन्हीं सारे बेसिक फिजिक्स के लॉ को मिला करके, भले ही वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में मिली हुई हैं, वही आपको मतलब ना पर्दे पर दिखती हैं, वही आपको सामने से दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखिएगा तो आप उसको अलग अलग बेसिस लॉज में बांट सकते हैं। तो ये है ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। उसके बाद कहता है कि साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए फेनोमेना फ्रॉम इट्स less significant aspects. It is not practical to take into account all the complexities of the phenomena in one go. अब एक और बात ध्यान देने
ध्यान देने लायक है कि ना जब आप किसी फिजिकल फिनोमेना के बारे में सोच रहे हो, जब किसी फिजिकल फिनोमेना के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक ही बार ना सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मत ले लीजिए। जैसे हम लोग जब मतलब ना जैसे जैसे ना कोई गाड़ी चल रही है, तो हम लोग जब वो चल रही है तो जैसे एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि एयर रेसिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली तो एयर रेसिस्टेंस भी है, लेकिन हम लोग उसको मतलब अकाउंट में नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक बार ले लिया जाएगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि ना सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक साथ लिया ले, कितना लिया जाए कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, जो निगलेक्ट करने लायक है उसको निगलेक्ट कर दिया जाए और जो लेने लायक है उसको ले लिया जाए। अब ये भी डिपेंड करता है कि कैसी कैसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को निगलेक्ट किया जाता है और कैसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रखा जाता है। कहता है कि अ गुड स्ट्रैटेजी इज़ टू फोकस फर्स्ट ऑन द इसेंशियल फीचर्स, ठीक है। तो है ना कि स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपकी कि आप फोकस कीजिए कि एसेंशियल फीचर्स उस फेनोमेना के क्या हैं, माने जो कोई घटना घट रही हैं उसमें जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो क्या हैं, एसेंशियल फीचर्स जो हैं वो क्या हैं। डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड देन इंट्रोड्यूस करेक्शंस टू बिल्ड द मोर रिफाइंड थ्योरी ऑफ फेनोमेना। तो जैसे जो कोई घटना घट रही है तो सबसे पहले उसकी बेसिक फीचर्स पर ध्यान देते हैं कि ये कैसे हो रही है, उसके बाद से अपने मतलब ना जो आप बेसिक प्रिंसिपल आपको मिले उसको ना उसमें उसको आप सही माने करेक्ट करते जाइए और अपनी थ्योरी को माने थ्योरी में सुधार लेते जाइए। आखिर में आपकी थ्योरी जो है, आपकी जो थियरी है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में वो एकदम से मतलब ना अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे शुरू में मान लीजिए कि आप ना देख रहे हैं कि गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, तो आप शुरू में एयर के रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिए, ठीक है, एयर के रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया, तो एयर के रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया। लेकिन मान लीजिए अगर आप फरारी कार बना रहे हैं तो उसमें आप एयर के रेसिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो बहुत तेज़ चलती है और एयर का रेसिस्टेंस जो है वहाँ पर नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है, तो आप एयर के रेसिस्टेंस को भी उसमें डाल देते हैं। फिर से एयर ड्रैग होता है, एयर ड्रैग को भी मतलब ना वो भी डालना पड़ेगा कि अगर एयर का मतलब ना ये है चाहे मतलब ना और सारी जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो ये देखना होता है ना कि कहाँ पर आपको अपना दिमाग अप्लाई करना रहता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ का एप्लीकेशन करना है और कहाँ पर किस चीज़ का एप्लीकेशन नहीं करना है, और वो हम लोग आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आएंगी। लेकिन जब आप सोच रहे होते हैं तो सोचते वक्त ना अपने आप को सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना है, बेसिक फीचर्स पर ध्यान देना है। उसके बाद से तब आप अपने बेसिक जो आपको अगर प्रिंसिपल्स पता चल गए तो उसके बाद से आप ना उसमें अलग अलग एंगल से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको सोच के और अपने थियरी को रिफाइन कर सकते हैं। फिर कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन एंड अ फेदर, कहता है कि अ स्टोन एंड अ फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख, जो मतलब ना किसी भी इसका पंख होता है तो उसको फेदर कहते हैं। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन एंड अ फेदर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। कहता है कि एक ना पत्थर और एक फेदर दोनों को एक साथ गिराया गया, मतलब ना किसी ऊंचाई से, तो किसी ऊंचाई से गिराया गया, वो जब ज़मीन पर आते हैं तो दोनों एक समय पर नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, होना तो ये चाहिए, ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि दोनों एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि द रीजन इज दैट द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फेनोमेना नेमली फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी किस चीज़ के बारे में कहती है, ग्रेविटी कहती है कि फ्री फॉल होना चाहिए, ठीक है, मतलब एयर का रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो फ्री फॉल होगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन किस लिए बढ़ गया है, एयर के रेसिस्टेंस की वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, और एयर के रेसिस्टेंस की वजह से फेदर पर तो असर पड़ रहा है, मतलब ना मुर्गी के पंख पर चाहे चिड़िया के पंख पर असर तो पड़ रहा है, लेकिन गेंद चूँकि इतना भारी है कि उस पर असर नहीं पड़ रहा है। तो लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है, कॉम्प्लिकेशन में प्रॉब्लम है। टू गेट द लॉ ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इट इज़ बेटर टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर इन द एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अब अगर आपको मतलब ना
फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस ऑफ एयर को नेग्लिजिबल करना होगा। सो वी कैन फॉर एग्जांपल लेट द स्टोन एंड द फेदर फॉल थ्रू अ लॉन्ग इवैक्यूएटेड ट्यूब। अब हम क्या करेंगे कि एक ना खाली इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर से हवा निकाल के और उसमें से गेंद और फेदर दोनों को गिराएंगे। इन दैट केस द टू ऑब्जेक्ट्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम रेट, गिविंग द बेसिक लॉ दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। With the basic law thus found, we can go back to the feather, introduce corrections due to air resistance, modify the existing theory and try to build a more realistic theory of objects falling to the earth under gravity। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने मतलब ना जो थियरी थी उसमें सुधार कर लिया कि ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो एयर मतलब रेसिस्टेंस में नहीं लगता है। वो कहाँ लगता है, मतलब एयर रेसिस्टेंस में भी लगता है लेकिन उसकी वजह से डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम लोग एयर रेसिस्टेंस हटा देंगे तो डिज़ायर्ड रिजल्ट आएगा। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, मतलब फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है, फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। तो फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। तो कहता है कि द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जांपल्स। तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन्स। तो कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन्स। तो हीट इंजन्स को इम्प्रूव करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स, मतलब फिजिक्स का ये जो डिपार्टमेंट थर्मोडायनेमिक्स आप देखते हैं, ये मतलब ना ये आगे ही इसलिए बढ़ा क्योंकि लोग चाहते थे कि हीट इंजन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो द स्टीम इंजन एज वी नो इज इनसेपरेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी इंग्लैंड में 18वीं सदी में, तो स्टीम इंजन के वजह से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, विच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और उस वजह से क्या हुआ कि जो हमारी मानव सभ्यता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का। समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब ये बात है कि कभी कभी क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से फिजिक्स जो है वो इम्प्रूव करती है। और कभी कभी क्या होता है कि नई फिजिक्स जो है वो नई टेक्नोलॉजी देता है। कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ द लैटर इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट फॉलोड द डिस्कवरी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 19th सेंचुरी। तो कहता है कि जैसे अगर आपको ये जानना हो कि फिजिक्स की वजह से टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होती है, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये 18वीं सदी से मतलब 19वीं सदी से पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि फिजिक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जब बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 19वीं शताब्दी में खोज लिया गया, 19th सेंचुरी में खोज लिया गया, तो क्या हुआ कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो नई इजाद हुई, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या होता है कि फिजिक्स जब आगे बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती है। कहता है कि द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर नॉट ऑलवेज ईजी टू फोरसी। मतलब ना अब ये भी होता है कि ये भी नहीं है ना कि आप फिजिक्स का एप्लीकेशन आसानी से ये पता कर लेना कि अगर ये फिजिक्स में ईजाद हो गया तो इससे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बताई जा सकती है। जैसे एज लेट एज मतलब ना जैसे कि 1933 तक, माने यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 1933 तक द ग्रेट फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैज डिसमिस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग एनर्जी ऑफ फ्रॉम एटम। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड जैसा मतलब ना साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, उसने कहा कि एटम से एनर्जी तो कोई हासिल ही नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन बट ओनली अ फ्यू ईयर्स लेटर, बस 5 साल के बाद हान और माइटनर ने डिस्कवर्ड द फेनोमेना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। तो हान और माइटनर ने क्या किया कि यूरेनियम का फिजन करा दिया, विच वुड सर्व एज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर वेपन्स।
तो उससे क्या हो गया, न्यूक्लियर फिजन होने से मतलब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बने और न्यूक्लियर वेपन्स बने। तो अल्टीमेटली अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कहते थे कि एटम से एनर्जी हासिल नहीं की जा सकती है, उसको किसने हासिल करवा दिया, हान और माइटनर ने न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन को मतलब ईजाद करके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में एटम से एनर्जी हासिल कर ली। तो ये बात है कि कभी कभी ना फिज़िक्स के डेवलपमेंट से ये नहीं बताया जा सकता है ना कि कौन कौन सा फ़ायदा इससे लिया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि येट अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स गिविंग राइज टू टेक्नोलॉजी इज द सिलिकॉन चिप दैट ट्रिगर्ड द कंप्यूटर रेवोल्यूशन इन द लास्ट 3 डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि फिजिक्स गिविंग राइज टू टेक्नोलॉजी, मतलब ना फिजिक्स से कैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ। तो फिजिक्स से जैसे सिलिकॉन चिप जो है, सिलिकॉन चिप से क्या हुआ कि कंप्यूटर में रिवोल्यूशन आ गया 20th सेंचुरी में। 20वीं शताब्दी में कंप्यूटर जो आज आप देख रहे हैं उसमें मेमोरी का साइज बढ़ गया, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया टू विच फिजिक्स हैज़ एंड विल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। कहता है कि फिजिक्स जो है अब नेक्स्ट जो होगा फिजिक्स का डेवलपमेंट वो अल्टरनेटिंग एनर्जी रिसोर्स में होगा। ठीक है, द फोसिल फ्यूल्स द प्लांट्स आर ड्विंडलिंग फास्ट। फोसिल फ्यूल्स जो मतलब ना ज़मीन से जो फ्यूल्स निकाले जाते हैं उनको फोसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो वो ड्विंडलिंग का मतलब ना ख़त्म हो रहे हैं जल्दी, dwindling fast, and there is an urgent need to discover new and affordable source of energy। अब ज़रूरत ये है कि affordable source of energy ढूंढी जाए, ऐसे affordable source of energy ढूंढी जाए। तो क्योंकि वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं, मान लीजिए एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो फिर लोग क्या करेंगे, लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो कहता है कि कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज ऑलरेडी मेड इन द डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल इन कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है जो फिजिक्स की देन है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल जो बनता है तो सोलर पैनल में कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी करते हैं और जियोथर्मल एनर्जी को कभी कंजर्व करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, और मतलब ना इन सारी चीज़ों को किस चीज़ में कंजर्व करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन बहुत सारा अभी अचीव करना बाकी है, बट मच मोर इज स्टिल टू बी अकम्प्लिश्ड। कहता है कि कुछ मतलब टेबल 1.1 में लिस्ट सम ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट, देयर मेजर कंट्रीब्यूशन एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिन। यू विल अप्रिशिएट फ्रॉम दिस टेबल द मल्टी कल्चरल इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ द साइंटिफिक इंडेवर्स। अब आप ये भी देख सकते हैं ना कि ऐसी बात नहीं है ना कि केवल अमेरिका के लोग या इंग्लैंड के लोग रिसर्च करते हैं। जब आप देखेंगे उस लिस्ट में तो सारे देशों के लोग रिसर्च करते हैं और उन लोगों ने साइंस में योगदान दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल साइंस जो है वो अब एक इंटरनेशनल इंटरप्राइज है और सारे लोग मिलके खोज करते हैं। उसके बाद कह रहा है टेबल 1.2 लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज एंड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स दे आर बेस्ड ऑन। अब टेबल 1.2 में हम लोग ये देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज क्या हैं और वो फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हमारे आसपास की जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है वो है ही। ऑब्वियसली दिस टेबल्स आर नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब ना ये टेबल्स ऐसा नहीं है ना कि बस इतना ही टेक्नोलॉजीज हैं और इतना ही, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखना है, जो आप देख सकते हैं। और किताब कहता है कि मतलब वी अर्ज यू टू ट्राई एंड ऐड मेनी नेम्स एंड आइटम्स टू दिस टेबल्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, गुड बुक्स एंड वेबसाइट ऑन साइंस। यू विल फाइंड दैट दिस एक्सरसाइज इज वेरी एजुकेटिव एंड ऑल्सो ग्रेट फन एंड assuredly it will never end. The progress of science is unstoppable। तो किताब आपको कहता है कि आप ना अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये फाइंड आउट कीजिए कि फिजिक्स का कहाँ कहाँ और कौन कौन टेक्नोलॉजीज़ में एप्लीकेशन हुआ है, तो इससे आपको बहुत ही नॉलेज होगा और आपके लिए ये बड़ा ही मज़ेदार होगा। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप देखते होंगे कि ये जादू हो रहा है, लेकिन ऐसी एक्चुअली वो जादू नहीं है, वो फिज़िक्स है। ठीक है, तो फिर कहता है कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ नेचर है और नेचुरल फेनोमेना है। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर करते हैं और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिजिसिस्ट ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स दैट आर
ऑपरेटिंग इन नेचर। फिजिसिस्ट क्या काम करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि फिजिक्स तो स्टडी ऑफ नेचर है, नेचुरल फिनोमेना है, फिजिसिस्ट क्या करते हैं। तो फिजिसिस्ट ये करते हैं कि ये घटनाएं जिस रूल से हो रही हैं, ठीक है, जिस रूल से ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे ये नेचर जो है ये जिससे ऑपरेट हो रहा है, उन रूल्स को वो लोग फाइंड आउट करते हैं। और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। कहता है फिजिक्स डील्स विथ सर्टेन बेसिक रूल्स लॉज गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। फिजिक्स डील्स विथ सर्टेन बेसिक रूल्स लॉज गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड। व्हाट इज द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, व्हाट इज द नेचर ऑफ फिजिकल। अब हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल लॉज का क्या नेचर होता है। वी शैल नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज एंड द लॉज दैट गवर्न द डाइवर्स फेनोमेना ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अब हम लोग ये ट्राई करेंगे कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या हैं और फंडामेंटल नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है। और ये फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं ये फिजिकल वर्ल्ड को कैसे, फिजिकल वर्ल्ड के जो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के घटने में कैसे मदद करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा अब गोल है, ये हमारा अब गोल है। तो सबसे पहले तो टेबल 1.1 में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ना फिजिसिस्ट और वो वर्ल्ड के किस पार्ट से हैं। तो जैसे आर्किमिडीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज़ ने कौन सी प्रिंसिपल दी थी, तो प्रिंसिपल ऑफ बायंसी और प्रिंसिपल ऑफ लेवर दिया था। गैलीलियो गैलीली ने क्या दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, और वो रहने वाले थे इटली के। क्रिश्चियन हाइगन्स जो थे उन्होंने वेव थियोरी ऑफ लाइट दी थी और वो रहने वाले थे हॉलैंड के। आइजक न्यूटन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने लॉज ऑफ मोशन और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया था। और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। माइकल फेराडे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कहाँ के रहने वाले थे, वो यूके के रहने वाले थे। हेनरिक रुडोल्फ हर्ज, इन्होंने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इंडिया के रहने वाले थे। मतलब ये भी आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे फिजिसिस्ट हुए हैं, उसमें से जिसमें जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस का नाम बहुत ही, उन्होंने किस चीज़ पर रिसर्च किया था, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव पर रिसर्च किया था और उन्होंने मतलब ना कंट्रीब्यूट किया था इसमें। उसके बाद से आपने डब्ल्यू के विलियम रोएंटगन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक्सरे का जिसने मतलब ना डिस्कवरी की थी और वो जर्मनी का रहने वाला था। जैसे जे टॉमसन, उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और वो यूके का रहने वाला था। उसी तरह से मैरी स्कोल्स्का क्यूरी, मेरी क्यूरी के बारे में बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और सी वॉज अ ग्रेट लेडी। तो इसने भी बहुत ही ज़बरदस्त मतलब ना डिस्कवरी की थी, 2 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी केमिस्ट्री में, रेडियम और पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम दोनों की डिस्कवरी किसने की थी, मेरी क्यूरी ने। और नेचुरल मतलब रेडियो एक्टिविटी जो होती है, और ये रहने वाली थी पोलैंड की रहने वाली थी मतलब क्यूरी, मेरी क्यूरी। और उसके बाद से जो करंट बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी थी। तो ये सारी इम्पोर्टेंट थियरीज जो है वो इन लोगों ने दी थी। अब हम लोग इसमें चलते हैं, टेबल 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब ना फिजिक्स का जैसे विक्टर फ्रांसिस हेस है, आर.ए. मिलिकन, तो ये सब आप एक बार पढ़ के देखिएगा कि किसने क्या दिया, कैसे दिया। वैसे हम लोग आगे भी एक बार फिर से देखेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या क्या हैं। वी ऑल हैव एन इंट्यूटिव नोशन ऑफ फोर्स, मतलब हम लोग सारे लोग जो हैं, हम लोगों को एक तरह का इंट्यूशन है कि फोर्स क्या होता है, हम लोगों की एक समझ है। इंट्यूशन का मतलब होता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो हम लोग तो अभी ये देखेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या क्या हैं। तो अब हम लोगों को इंट्यूशन है, मतलब हम लोगों को एक समझ है कि फंडामेंटल फोर्स मतलब फोर्स क्या होता है,
ठीक है, आपको भी समझ है कि फोर्स क्या होता है। इंट्यूशन का मतलब होता है समझ, इंट्यूशन का मतलब होता है समझ। तो हम लोगों को ये समझ तो है कि फोर्सेस क्या होती हैं, मतलब फोर्स से क्या समझते हो। तो अब लेकिन हम लोग उसको और एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। इन आवर एक्सपीरियंस फोर्स इज नीडेड टू पुश, कैरी और थ्रो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम लोग अपनी मतलब ना डे टू डे लाइफ में फोर्सेस को कब एक्सपीरियंस करते हैं, जब किसी चीज़ को धकेलना रहता है या खींचना रहता है या उठाना रहता है या फेंकना रहता है या उसको ना मतलब डिफॉर्म करना रहता है, माने पिचकाना रहता है या फिर उसको तोड़ना रहता है। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन अस। मतलब ना अगर हमको मान लीजिए कोई कोई आदमी घूसा मारता है तो हमें समझ में आता है, मतलब ये इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है आपको। लाइक व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट hit us or we are in merry go round, going from this intuitive माने इस समझ गोइंग फ्रॉम दिस इंट्यूटिव नोशन टू द प्रॉपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज नॉट अ ट्रिवियल मैटर। अब हम लोग को समझ में तो आता है, लेकिन अगर साइंटिफिकली अगर आपको कहा जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या है, तो वहाँ तक मतलब इस समझ से वहाँ तक जाने में बहुत मतलब ना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि पहले के जो थिंकर्स थे या मतलब ना जो बहुत बड़े माना जो जिन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की थी, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल मतलब अरस्तु। तो उसने भी फोर्स के बारे में सोचा था कि फोर्स क्या चीज़ होती है, लेकिन उसका जो आइडिया था, हिज आइडियाज वर रॉन्ग। अर्लियर थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल हैड रॉन्ग आइडियाज अबाउट इट। मतलब ना उसका आइडिया जो फोर्स के बारे में था वो गलत था। द करेक्ट नोशन ऑफ फोर्स वाज अराइव्ड बाई। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट जो मतलब फोर्स के बारे में डेफिनेशन दिया तो वो किसने दिया, आइजक न्यूटन ने दिया इन हिज फेमस लॉज ऑफ मोशन। ही ऑल्सो गेव एन explicit form for the force of gravitational attraction between two bodies. We shall learn these matters in subsequent chapter.